ये क्या कर रही हो तुम? अरुणाचल और सिक्किम से जो सामान लेकर आई थी ना, उसकी लिस्ट बना रही हूँ। क्यों? अरे कल इन सबको भिजवाना जो है, मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे पास कितना सामान है। यानी कि अपने एग्जीबिशन के लिए जो सामान तुम पिछले 6 महीने से इकट्ठा कर रही हो, उससे हाथ धोने का फैसला तुमने कर लिया? मैं इस सामान से हाथ नहीं धो रही हूँ, बल्कि मैं इनको एक्सपोर्ट कर रही हूँ। इनको बेच के मैं 1 करोड़ रुपया कमाने वाली हूँ। प्रिया, अगर तुम 1 करोड़ रुपया कमा सकती थी तो अब तक कमा चुकी होती। तुम जानती हो कि अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए तुम्हें कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतना नेगेटिवली क्यों सोचते हो। जब भी मैं कोई नया बिजनेस शुरू करती हूँ, तुम बीच में नजर लगा देती हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी तुम एक नया बिजनेस शुरू करती हो तो वो फेल इसलिए होता है क्योंकि उस पर मेरी बुरी नजर पड़ती। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने। दीपक वर्मा, तुम मेरे बिजनेस सेंस से जलते हो। तुम्हें लगता है कि कहीं मैं तुम्हारे से ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस में ना हो जाऊं। अगर तुम जिंदगी भर भी काम करती रही ना, तब भी मुझसे ज्यादा कामयाब नहीं हो सकती। ओह, तो तुम मुझे बद्दुआ दे रहे हो? कम ऑन प्रिया, ये फालतू की बातें छोड़ो। क्या नाम है उनका? वो तुम्हारे खुराना अंकल। ओके, खुराना अंकल। आपके खुराना अंकल आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जिस दिन फायदा होगा ना, सब कुछ हड़प कर लेंगे, और जिस दिन नुकसान हुआ, सब कुछ तुम्हारे सर पर डाल देंगे। जिस शख्स को तुम जानते नहीं दीपक, उसके बारे में तुम्हें ऐसे कहने का कोई हक नहीं है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पर्सनली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानते हैं, तो हम उन इश्यूज के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते जिसकी वजह से देश को नुकसान हो रहा हो या घाटे में जा रहा हो? यहाँ पर हम खुराना अंकल और तुम्हारी बात कर रहे हैं। खुराना अंकल ना तो प्राइम मिनिस्टर है, ना प्रेसिडेंट, और ना ही तुम किसी फालतू देश के सिटीजन हो, और ना ही मैं देश हूँ जिसके लिए हम लोग इतनी डिस्कशन करें। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम बात को इतना घुमा क्यों देते हो। मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंकल तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अब बोलो। तभी तो तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। दीपक, क्या कभी मैंने तुम्हारे ऑफिस में आकर ये बोला है कि तुम्हारा अकाउंटेंट या तुम्हारा लाइसेंस ऑफिसर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है? नहीं ना। तो तुम मेरे काम के बारे में क्या जानते हो? मुझे एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी। ओह, अगर तुम्हें एक्सपोर्ट के बारे में इतनी जानकारी है, तो किसी MBA स्कूल में जाकर तुम एक लेक्चरर क्यों नहीं बन जाते? Don't teach me, okay? I'm not your student. मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। अगर मेरे बारे में तुम्हें वाकई इतनी फिक्र है, तो यहाँ बैठकर मेरे साथ लिस्ट क्यों नहीं बनाते? इनकी कॉस्ट क्यों नहीं निकलवाते? यहाँ बैठे बैठे नजर लगाई जा रहे हो, पनौती दिए जा रहे हो। बेकार की बात मत करो। तुम जानती हो कि तुम्हारे वो अंकल अब ऊपर से नीचे तक पूरे चोर नजर आते हैं। मैं उनका चेहरा देखती हूँ, सर और पैर नहीं देखती। तभी तो वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र है। और तुम्हें मेरी फिक्र क्यों है? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। बट आई सेड माइंड योर ओन बिजनेस। लेकिन आगे जाकर अगर कुछ हुआ तो मेरे पास तुम रोने मत आना। नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी। और अगर कुछ हुआ भी ना, तो तुम्हारे कंधे पे सर रखकर नहीं रोऊंगी, अपने कंधे पे खुद सर रखकर रोऊंगी। ये सब तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हारे साथ प्रीति? मैं तो सोच रहा था कि ये सब कुछ मैं अपने साथ कर रहा हूं, अपना दर्द भुलाने के लिए। प्रीति, शोमू, तुम जानते हो मुझे शराब और शराब पीने वालों से कितनी नफरत है। दोपहर के 12 बज गए हैं, तुम दिन में कभी शराब नहीं पीते थे। अगर तुम्हारे दर्द का कारण मैं हूं, तो अच्छा यही होगा कि मैं ही अपनी जान दे दूं, ताकि तुम्हें इन सारी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें किसने कह दिया कि मेरी दर्द की वजह तुम हो प्रीति? तुम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? यह भी तो हो सकता है कि मुझे अपनी बेटी तान्या की याद आ गई हो। मेरी वो बेटी जो 6 साल की उम्र में कैंसर की शिकार बन गई थी। 17 साल के बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आ रही है? मैं अपनी बच्ची को कभी नहीं भूल सकता प्रीति, और जब वो मुझे याद आती है तो उसके साथ वो सारी चीजें याद आ जाती है जो अपने पीछे छोड़ गई थी। तान्या की मौत के बाद मैं अपने पत्नी सीमा से भी अलग हो गया।
जब तक तानिया जिंदा थी, सीमा और मैं, हम दोनों उसकी बीमारी के लिए खुद को कसूरवार मानते थे और हम हेल्पलेस थे। और इसी लाचारी की वजह से तब तक हमारी शादी सलामत रही। तानिया के गुजर जाने के बाद सीमा और मैं आहिस्ता आहिस्ता बिछड़ते गए और फिर एक दिन सीमा ने अपने बचपन के दोस्त से प्यार कर लिया और मुझे छोड़कर चली गई। और सच पूछो तो प्रीति, मैं उसके लिए खुश भी था और साथ साथ दुखी भी। अपने आप पर दुख हो रहा था मुझे। शोमू, तुम मुझे भी झूठ बोल रहे हो और अपने आप से भी, और वो इसलिए कि तुम हकीकत का सामना नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए है वो फेस नहीं कर सकते तुम। तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? शोमू, तुम अपने आप को इस तरह से टॉर्चर मत करो। रवि के बाद मैं तुम्हें इस तरह से बेतहाशा शराब पीते हुए नहीं देख सकती। इसमें रवि का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी जैसी औरत को खो देने का ख्याल भी किसी को पागल बना सकता है। रवि के पास एक वजह थी। मैं उसके साथ इतने साल रही हूं। अब उसे डर लग रहा है कि वो मुझे खो रहा है। तुम्हारे पास क्या वजह है शोमू? मैं तो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। फिर मुझे खोने का ख्याल तुम्हारे दिल में कैसे आया? मेरी हालत तो रवि से भी ज्यादा खराब है प्रीति। मैं तो तुम्हें पाए बगैर ही खो रहा हूं। अगर तुम्हारी बेटी तृष्णा ने तुम्हें इस हाल में देखा तो क्या सोचेगी वो? तृष्णा, सीमा और तानिया की बात, बस तृष्णा ही तो रह गई है मेरे लिए। सबसे खूबसूरत मोती जो मेरा अपना है। तृष, मेरी शोना, मेरी जान। 18 साल की हो गई अब, और कितना प्यार करती है वो अपने बाबा से। जब से वो 5 साल की थी ना, वो कहती थी कि बाबा, प्रीति आंटी को घर ला दो, प्रीति आंटी से शादी करो। शादी। Stop this nonsense. ग्लास वापस दो। नहीं देती। ग्लास वापस दो। लो ये तुम्हारा ग्लास, जितनी मर्जी चाहे पी लो। अगर खत्म हो जाए तो केबिन में फोन कर देना और मंगवा दूंगी। ठंडी हवा की तेज झोंके की तरह आती है, पहली बारिश की मिट्टी की तरह सौंधी खुशबू फैलाती है और भयानक तूफान के कड़कती बिजली की तरह चमक कर चली जाती है। एक्सक्यूज मी सर। यस रूपाली। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो। सर, आज इंडिया इंटरनेशनल ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है और मैं आपको याद दिलाने आई थी कि आपको आज रात को उस पार्टी में जाना है। मैं तो भूल गया रूपाली, थैंक्स। लेकिन सर, ये तो हमारे एजेंसी की सबसे बड़ी क्लाइंट की मीटिंग है। इसमें आपका जाना तो ज़रूरी है सर। जाना तो पड़ेगा रूपाली, लेकिन अगर ये डिसीजन मुझ पर छोड़ दिया होता ना, तो मैं कभी भी इन पार्टीज में जाता नहीं। आई मीन, खोखली होती है ये पार्टीज, कुछ काम की नहीं होती है। वही चेहरे, वही बातें। सर, मुझे तो लगता था कि ये पार्टियाँ बहुत एक्साइटिंग होती होंगी। यस रूपाली, मैंने भी जब एडवर्टाइजिंग की दुनिया में नया नया कदम रखा था और तुम्हारी जैसी पोजीशन में काम करता था, तो मुझे भी ऐसे ही लगता था। इनफैक्ट मैं तो एजेंसी में घूम घूम कर पता करता था कि पार्टी कब और कहाँ है, कौन कौन इनवाइटेड है, कौन कौन जा रहा है और कौन कौन नहीं जा रहा है, क्योंकि फिर मैं उनसे उनका इन्विटेशन कार्ड लेता था और फिर जाता था। बहुत मज़ा आता था रूपाली, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता था, उनसे अपना विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करने का मौका मिलता था। बहुत बड़ी डील्स ट्रांजैक्ट होती थी इन पार्टियों में।
ऐसी डील्स कि इंडस्ट्री का ट्रेंड ही बदल दिया था उन्होंने। फिर कुछ समय के बाद यही पार्टियां बहुत बोरिंग और मोनोटनस लगने लगी, दिल ही नहीं करता। हालात कैसे अजीब होते हैं ना सर। जब आपकी जाने की इच्छा नहीं है तो आपको इन पार्टियों में मजबूरन जाना पड़ रहा है। यही प्रॉब्लम है। ये बड़े बड़े घरों की औरतें पार्टियों में अपने कपड़ों को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती होंगी, फिर अपने नाजुक सुंदर हाथों में, पतली पतली उंगलियों में डिजाइनर होल्डर में लगी हुई सिगरेट लेकर और फिर दूसरे हाथों में कॉकटेल ग्लास लेकर अपने ब्यूटी सलून्स या अपने हेयर स्टाइल को लेकर चर्चा करती होंगी। मैं तो ख्वाबों में ही सोचती थी कि मैं कभी ऐसी पार्टी में जाऊं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला सर। रूपाली, ये औरतें शुरू में बहुत इंप्रेसिव लगती हैं, मगर फिर वक्त बताता है कि कितनी नकली हैं और इनकी बातें कितनी खोखली। अपने बॉस और सीनियर्स के सड़े हुए जोक्स पर मजबूरन हंसती हैं और इनकी हंसी बहुत ही खोखली होती है। I wish कि मैं भी ऐसी पार्टियां देख सकती। रूपाली, तुम नहीं जानती कि कितने पैरानॉइड होते हैं ये आदमी और औरत। अपने आप को अप मार्केट एलीट साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपने आप को एक दूसरे का सबसे अच्छा दोस्त साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि असल में एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। दूसरे से अच्छा दिखने में और बिजनेस में दूसरे से अच्छा करने की दौड़ में ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तुम्हें एक्चुअली एक बार इनकी आंखों में झांक कर देखना चाहिए। आईने की तरह साफ पता चल जाएगा कि उनके दिल में क्या है। एक जीता जागता सौंप बेरा दिखाई देगा तुम्हें। मैं तो बस यही सोचता रहता हूँ कि इन पार्टीज में अगर मेरे साथ कोई साथी होता तो उसके साथ में बैठकर इन सारी बातों पर जोर जोर के दिल खोल कर हंसता। सर, क्या मैं इस पार्टी में आपके साथ आ सकती हूँ? रूपाली, मैंने क्यों नहीं सोचा इस बारे में? डेफिनेटली यू कैन कम। इनफैक्ट बहुत मजा आएगा रूपाली, और यही तो मौका है अपने क्लाइंट्स और एजेंसी के लोगों को मिलने का, जानने का। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना मेरा? नो रूपाली। मैं पापा से जाके अभी कहती हूँ कि मैं आपके साथ पार्टी में जा रही हूँ। चल। थैंक यू सर। बिल्कुल सही चिड़िया हो तुम रूपाली। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम्हें पकड़कर पिंजरे में कैद कर सकूं। ऐसी कैद जहां से तुम्हारा बाप तुम्हें 7 जन्म तक नहीं छुड़ा सकेगा। कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? अरे बेटी, तू मुझे कभी डिस्टर्ब कर सकती है, बल्कि मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ कि ये महसूस करता हूँ कि तू जितना भी वक्त मेरे साथ बिताए ना उतना ही कम है। इतना प्यार करता है मुझसे? इतना प्यार करता हूँ बेटी। तुझे छोटी से छोटी तकलीफ होती है ना तो दर्द मुझे होता है। पापा, अगर आपका बस चले तो आप मुझे एक शोकेस में बंद करके म्यूजियम में बिठा देंगे ताकि लोग मुझे सिर्फ दूर से देख सके, कोई छू ना सके। गुड आइडिया, क्यों नहीं? और उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊंगा। मान लीजिए अगर कल को कोई आदमी मुझसे प्यार करने लगे, मुझसे शादी करके मुझे आपसे कहीं दूर ले जाए, तो आप क्या करेंगे? बेटा, वो दिन देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा। पापा, ऐसी बातें नहीं। सीरियसली बेटा। वैसे एक बात है, अगर कोई तेरे से शादी करे तो फिर मैं तो चाहूंगा कि वो यहाँ रहे, हमारे घर में, घर जमाई बनकर। नहीं। क्यों? ऐसे आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं ऐसे आदमी से शादी करूँ जिसे मैं पूरी इज्जत दे सकूं, उसका रिस्पेक्ट कर सकूं। अगर घर जमाई से शादी करूंगी तो मेरी नजर में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर तो मुझे लगता है बेटा कि मेरी प्यारी प्रिंसेस से कोई आदमी शादी करने को तैयार नहीं होगा, है ना? देख बेटा, तू कहाँ है? सारी दुनिया तेरे सामने झुकी हुई है, तू नजरें उठा के किसको देखेगी? और वैसे भी तो तू आसमान को टच कर रही है। आपको सचमुच लग रहा है कि मैं आसमान को छू रही हूँ? बिल्कुल, छू ही नहीं रही, बल्कि आसमान के साथ तारे तेरी मुट्ठी के अंदर है। इनफ पापा, इनफ। अगर मैं दिन में आपके साथ इस तरह 2 मिनट भी बातें कर लूं ना, तो न जाने मैं अपने आप को क्या समझने लगूंगी। मुझे लगने लगेगा जैसे दुनिया मुझे से शुरू होती है और मुझे पे खत्म।
हाँ हाँ, तो दिस इज अ फैक्ट, इसमें डाउट क्या है? अच्छा बोल, किस काम से आई? पापा मुझे ये तो नहीं पता कि आपको ये बात पता है या नहीं, पर कल हमारे सबसे बड़े क्लाइंट इंडिया इंटरनेशनल ने एक रात को पार्टी रखी है। अच्छा। और उसमें हमारे देश के बड़े से बड़े एडवर्टाइजर्स भी मौजूद होंगे। हाँ तो वो तो आएंगे। तो पापा मैं चाहती हूँ कि मैं भी उस पार्टी में जाऊँ प्लीज। हाँ हाँ, तू जरूर जा, उसकी इनविटेशन आए होंगे, मैं भी पता करता हूँ। इनफैक्ट मैं खुद तुझे उस पार्टी पर लेकर चलता हूँ। पापा हरीश गिरवानी के यहाँ पर भी 2 इनविटेशंस आए हैं। तो हेलो। हेलो, हाँ जरा देखना, वो इंडिया इंटरनेशनल की जो पार्टी है आज, उसके 2 इनविटेशन आए होंगे, जरा अंदर भिजवा दो। मुझे नहीं लगता सर कि आपके नाम का कोई इनविटेशन आया है। अरे बात देखो अच्छी तरह से, पढ़े होंगे कहीं। 2 इनविटेशन आए थे, एक मैडम का नाम का है और एक मिस्टर हरीश गिरवानी के नाम का। क्या? अगर आप बोलते हैं तो फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। क्या बात है पापा? बेटी वो कह रही है कि इनविटेशन आए हैं, लेकिन मेरे नाम पर नहीं, हरीश गिरवानी के नाम पर। पापा हरीश उनके अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं, तो नेचुरली वो भी उन्हें बुलाएंगे ही ना। वो शायद आपको नहीं जानते होंगे। मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, हरीश गिरवानी मेरे नीचे नौकरी करता है। पापा वो बुआ के यहाँ नौकरी करते हैं। बुआ के यहाँ? बुआ की नजरों में वो घर के नौकर से भी बदतर माना जाता है। पापा आप मुझे बताइए, क्या मैं हरीश के साथ पार्टी में जा सकती हूँ? नहीं, हरगिज नहीं जा सकती तुम। ऐसी बात तुमने सोची कैसे? पापा उस पार्टी में जाना मेरे लिए एक जॉब का हिस्सा है, और वो लोग आखिर उनका अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं। पापा मैं भी उनकी टीम की मेंबर हूँ। तो क्या हो गया बेटा, उस टीम में 10 और लोग हैं जिनके साथ तू जा सकती है। ये हरीश तुझे पार्टी पर इसलिए ले जाना चाहता है क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है। वो आपको क्यों नीचा दिखाना चाहेगा पापा? आप उनके बॉस हैं। प्रिसाइसली, इसीलिए वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है क्योंकि मैं उसका बॉस हूँ। कोई मौका नहीं छोड़ता वो मुझ पर थूकने का। पापा हाँ बेटा, यकीन नहीं आता ना तुझे, तो चल अभी साबित करता हूँ, चल। हरीश गिरवानी, तुम मेस अराउंड विद माय डॉटर, अंडरस्टूड? एक्सक्यूज मी सर, आप आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज इंडिया इंटरनेशनल की जो कॉकटेल पार्टी है, उस पार्टी पर रूपाली तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वो छोटी है, ऐसी पार्टीज करने की उसकी उम्र नहीं है अभी। 1 मिनट सर, रूपाली ने नौकरी करना शुरू कर दिया, अब वो बच्ची नहीं रही। वो समझ सकती है कि उसके लिए बुरा क्या है और अच्छा क्या है। तुम क्या सोचते हो, ये पूछने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ तुमको इतना कहने आया हूँ कि रूपाली तुम्हारे साथ उस पार्टी पर नहीं जाएगी, बस। सर आप बात तो ऐसी कर रहे हैं जैसे मैंने रूपाली को फोर्स किया हो। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने रूपाली को इनवाइट नहीं किया इस पार्टी पर? जी, मैंने रूपाली से कुछ नहीं कहा। हाँ, ये बात जरूर सच है कि जब रूपाली ने खुद सुझाया कि वो मेरे साथ पार्टी में आना पसंद करेगी, तो मुझे ये आइडिया बुरा नहीं लगा। रूपाली, तुमने हरीश से कहा कि तुम उसके साथ पार्टी पर जाना चाहती हो? यस पापा। लेकिन बेटा, सर मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। मैं इंडिया इंटरनेशनल के अकाउंट्स हैंडल कर रहा हूँ, रूपाली मेरी असिस्टेंट है। उसका डिपार्टमेंट किन क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा है, उनको जानने का इससे अच्छा मौका और कौन सा हो सकता है? हरीश, इससे पहले कि रूपाली तुम्हारी असिस्टेंट हो, वो मेरी बेटी है। ऐसी पार्टी पर तुम्हारे साथ उसे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उसे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात क्लाइंट से मिलने की, अगर उसे ऐसे इंट्रोडक्शन चाहिए वो मैं दे पाऊंगा। सही बात तो ये है मिस्टर हरीश गिरवानी कि रूपाली तुम्हारे साथ पार्टी पर नहीं जा रही है, तुम रूपाली के साथ पार्टी पर जाना चाह रहे हो, क्योंकि वहां तुम जताना चाहते हो कि तुम जया प्रसाद और रवि नैयर को कितनी अच्छी तरह जानते हो। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं सर। तुम हो ही इस लायक हरीश गिरवानी। और अगर तुम्हारी आदत है कि तुम लोगों की जाति जिंदगी में दखल दो, तो उसका नतीजा भुगतने के लिए भी तुम्हें तैयार रहना होगा। क्या आप दोनों में से कोई ये जानना चाहेगा कि मैं क्या चाहती हूँ? क्या चाहती हो तुम बेटी? पापा मैं पार्टी में जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको दुखाना नहीं चाहती। पापा अगर मेरे पास चॉइस होता कि मैं पार्टी में जाऊं या फिर आपकी बात मानूं, तो मैं आप ही की बात मानती पापा। लेकिन इससे मुझे तो खुशी नहीं होगी ना। ठीक है बेटी, जब तूने फैसला कर ही लिया है तो आज तू इस पार्टी में चली जा। लेकिन एक बात याद रख, आइंदा कभी ऐसी सिचुएशन हो तो किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं है। उससे पहले कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर ले। अंकल
कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? मेरे पास जो कुछ भी था मैंने आपको सब कुछ दे दिया है। हर एक आइटम इतना एक्सपेंसिव है अंकल, एक भी डैमेज हो गया तो हम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। आज तुम्हें क्या हो गया है प्रिया? पहले तो तुमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मैं तो इंडस्ट्री में कहीं भी जाता हूं तुम्हारी और तुम्हारे बिजनेस सेंस की तारीफ ही करता रहता हूं। वो तुमसे और तुम्हारी पारखी नजर से जलते हैं, और जब से तुम्हें ये ऑर्डर मिला है वो अपनी किस्मत को रो रहे हैं। उनको लगता है ये ऑर्डर काश उन्हें मिल गया होता। एक बार ये ऑर्डर पूरा हो जाने दो, you'll be on the top of the world. सच खुराना अंकल, मैं भी भगवान से यही मांग रही हूँ कि ये सच हो जाए। I want to show these people कि इतने साल मैंने यहाँ बर्बाद नहीं किए, बल्कि ये हमारी कड़ी मेहनत का नतीजा है जो आज हमें ये एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। बस एक हफ्ता और रुक जाओ प्रिया, और उसके बाद ये जितने लोग तुमसे जलते हैं तुमसे घुटनों के बल आकर पूछेंगे कि तुम्हारे बिजनेस के सक्सेस का राज क्या है, तुम बिजनेस किस तरह चलाती हो। अच्छा, इस पे जरा साइन कर देना। जी अंकल।